नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, हम यूनानी दार्शनिक अरस्तु का अध्ययन करेंगे। अरस्तु मित्रों, अरस्तु प्राचीन काल का महान यूनानी दार्शनिक था। यह आदर्शवादी विचारक था। मित्रों, अरस्तु के द्वारा राजनीति विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। मित्रों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरस्तु ने नहीं लिखी है? अरस्तु ने अनेक ग्रंथों की रचना की, इसलिए कौन सी पुस्तक है जो अरस्तु ने नहीं लिखी है? पहली ए है पॉलिटिक्स। मित्रों, पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और रेटोरिक। कॉन्स्टिट्यूशन और रेटोरिक भी अरस्तु की पुस्तक है। रिपब्लिक और स्टेट्समैन। मित्रों, रिपब्लिक और स्टेट्समैन यह प्लेटो की पुस्तक है। किसकी मित्रों? प्लेटो ने रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज की रचना की थी। इस तरह से रिपब्लिक और स्टेट्समैन अरस्तु की रचना नहीं है। पोएटिक्स और मेटाफिजिक्स। पोएटिक्स और मेटाफिजिक्स भी अरस्तु की रचना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु ने लिखी है। और पॉलिटिक्स शब्द की रचना हुई है पॉलिटी से। मित्रों, प्राचीन यूनान में नगर राज्य होते थे, सिटी स्टेट होते थे, उनको पॉलिटी कहा जाता था। पॉलिटी किसे कहा जाता था? नगर राज्य को। और उसकी शासन प्रणाली को पॉलिटिक्स नाम दिया गया था। इस तरह से आधुनिक पॉलिटिक्स शब्द पॉलिटी से बना है। और पॉलिटी का अर्थ क्या होता है? नगर राज्य। प्राचीन काल में यूनान में नगर राज्य पाए जाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से पॉलिटिक्स की रचना अरस्तु ने की थी। कॉन्स्टिट्यूशन और रेटोरिक की रचना अरस्तु ने की थी। पोएटिक्स और मेटाफिजिक्स की रचना भी अरस्तु ने की थी। लेकिन रिपब्लिक और स्टेट्समैन की रचना करते हैं प्लेटो। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेटो। अरस्तु मित्रों प्लेटो का शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है स्टूडेंट्स? ए, अरस्तु ने पॉलिटिक्स में राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान और सर्वोच्च कला माना। मित्रों, अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस और मास्टर आर्ट कहा। उसने पॉलिटिक्स को, राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना था और राजनीति विज्ञान को साध्य विषय माना, जबकि अन्य विषय वह साधन मात्र हैं, ऐसा अरस्तु का मानना था। बी, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। राजनीति विज्ञान पिता क्यों मानते हैं? क्योंकि उसने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय बना दिया। मित्रों, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र और सर्वोच्च विषय माना था, जबकि प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग माना था। इस तरह से मित्रों अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं और प्लेटो राजनीति दर्शन के पिता कहलाते हैं। सी है, अरस्तु ने सौदेश्यात्मक पद्धति और आगमन पद्धति का प्रयोग किया। ये भी सही है। मित्रों, सौदेश्यात्मक या टेलीलॉजिक सिस्टम में क्या अर्थ होता है कि किसी वस्तु का लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगमन पद्धति में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। कोई विशिष्ट घटना होती है, उसका अध्ययन करते हैं और फिर सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। इस तरह से ये सभी पद्धतियां, ये सभी विचार अरस्तु के। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से उपरोक्त सभी है, ये सभी सत्य हैं। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की रचना की है और पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान, सर्वोच्च विज्ञान, सर्वोच्च कला माना था। अरस्तु को राजनीति विज्ञान पिता भी माना जाता है क्योंकि उसने स्वतंत्र विषय बना दिया। और अरस्तु ने सौदेश्यात्मक पद्धति और आगमन पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से डी सही है। क्वेश्चन 3, अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, अरस्तु ने स्वर्णिम मध्य मार्ग का सिद्धांत अपनाया। मित्रों, अरस्तु ने मध्य मार्ग का सिद्धांत अपनाया था। अरस्तु का मानना था कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग शासन के योग्य नहीं है, शासन कला निर्माण करने के सक्षम नहीं रखता है, क्योंकि उच्च वर्ग नैतिकवान नहीं होता है
और निम्न वर्ग में स्वार्थ लालच मोह अधिक होता है, लेकिन मध्यम वर्ग होता है वह विवेकशील होता है, समझदार होता है। इस तरह से अरस्तु ने स्वर्णिम मध्य मार्ग गोल्डन मीन का उपयोग किया था। बी, उसने राज्य को प्राकृतिक, स्वाभाविक, नैतिक और सर्वोच्च संस्था माना। तो मित्रों, अरस्तु का मानना था राज्य प्राकृतिक, स्वाभाविक, नैतिक और सर्वोच्च संस्था है और आंगिक संस्था भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सी है, अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु का मानना था कि राज्य व्यक्ति से पहले है। इसका अर्थ है कालक्रम के हिसाब से तो व्यक्ति पहले है, लेकिन प्रवृत्ति के आधार पर, पॉलिटिकल टेंडेंसी के आधार पर राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में है। डी, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो स्टूडेंट्स, इसे देखा जाए, ये प्लेटो का विचार है। प्लेटो का विचार था, प्लेटो ने कहा था राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये प्लेटो का विचार था, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये प्लेटो का मानना था और अरस्तु का मानना था राज्य व्यक्ति से पहले है। इस तरह से राज्य के संबंध में देखा जाए, राजनीतिक विचार में देखा जाए तो अरस्तु के ऊपर के 3 विचार सही हैं और चौथा विचार है ये प्लेटो का विचार है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, व्हाट इज स्टेट? राज्य क्या है? ए, राज्य समुदाय का समुदाय है। द स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। राज्य क्या है? समुदायों का समुदाय। बी, राज्य परिवार, गांव का समूह है जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो मित्रों, ये विचार अरस्तु का है। अरस्तु का मानना था राज्य समुदाय का समुदाय है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य नैतिक संस्था है और राज्य परिवार और गांव का समूह है और इसका लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। सी है, राज्य स्वाभाविक और आंगिक संस्था है। ये भी अरस्तु का ही विचार है। तो स्टूडेंट्स, अरस्तु ने राज्य क्या है, ये उसके सभी विचार हैं। अरस्तु का मानना था राज्य समुदाय का समुदाय है, सर्वोच्च संघ है, स्वाभाविक आंगिक संस्था है और परिवार गांव का समूह है। इस तरह से स्टूडेंट देखा जाए, ये सभी विचार अरस्तु के राज्य के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किसने दासता को प्राकृतिक माना और दास को परिवार की जीवित संपत्ति कहा था? तो मित्रों, अरस्तु का मानना था कि दासता क्या है? प्राकृतिक है। अरस्तु का मानना था कुछ लोग बुद्धिजीवी श्रेष्ठ होते हैं और कुछ लोग जन्मजाति निम्नहीन होते हैं। इस तरह से श्रेष्ठ का अधीन पर शासन होता है। इस तरह से अरस्तु ने दासता का समर्थन किया था और दासता को प्राकृतिक माना था और दास को परिवार की सजीव संपत्ति माना था। इस तरह से अरस्तु दासता का समर्थन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह प्लेटो के समय में भी दासता थी। प्राचीन काल में यूनान में दास प्रणाली प्रचलित थी और अरस्तु इस दास प्रणाली का समर्थक माना जाता है, उसको जीवित संपत्ति मानता है। इस तरह से विचार अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अरस्तु ने दासता को क्यों समर्थन किया था? अरस्तु ने दासता का क्यों समर्थन किया था? स्लेवरी सिस्टम को क्यों सपोर्ट करता? तो स्टूडेंट्स, अरस्तु का मानना था प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करता है। अरस्तु मानता था कुछ जन्म से श्रेष्ठ होते हैं, कुछ पाशविक प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें विवेक कम होता है। इस तरह से श्रेष्ठ का अधीन पर शासन होता है या वरिष्ठ का कनिष्ठ पर शासन होता है। दासता स्वामी दास दोनों के लिए लाभदायक है। अरस्तु का मानना था दासता क्या है? स्वामी और दास दोनों के लिए लाभदायक है। सी, दास यदि घरेलू कार्य करता है तो स्वामी को शासन कार्यों में करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। अरस्तु का मानना था यदि दास होंगे जो घरेलू कार्य करेंगे तो स्वामी को शासन क्रिया में भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। ऐसा अरस्तु का मानना था। इस तरह से मित्रों देखा जाए, दासता के संबंध में ये सभी विचार अरस्तु के। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अरस्तु के अनुसार कौन सा विचार स्वीकार करने योग्य नहीं है? अरस्तु का कौन सा विचार
अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह दासों, श्रमिकों और महिलाओं को नागरिकता नहीं देना चाहता था। मित्रों, क्या अब ऐसा हो सकता है कि महिलाओं को नागरिकता ही न मान दी जाए या मजदूरों को नागरिकता न दी जाए? ऐसा नहीं हो सकता। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रावधान करता है और प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता के अधिकार देता है। जो भारत के संविधान के प्रारंभिक नागरिक थे वो नागरिक माने जाते हैं। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इस तरह से नागरिकता वर्तमान में एक अधिकार है, लेकिन अरस्तु महिलाओं को, मजदूरों को, दासों को नागरिक नहीं मानता था। अरस्तु ने महिलाओं को कम विवेक और हीन समझा था। अरस्तु पुरुषवादी विचारधारा का था, वह महिलाओं को विवेकशील नहीं मानता था। अरस्तु ने दासों को जीवित संपत्ति कहा था। अरस्तु मानता था कि दास जीवित संपत्ति है, परिवार की अंग है। इस तरह से वह दासता का समर्थन करता था। इस तरह से वर्तमान देखा जाए तो अरस्तु का कोई भी विचार इस समय स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिलाएं भी नागरिक होती हैं और महिलाएं भी विवेकशील बुद्धिमान होती हैं और दासों को जीवित संपत्ति नहीं माना जा सकता। वर्तमान में दास प्रथा संपूर्ण विश्व में समाप्त हो चुकी है। हर व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी गई है। आर्टिकल 21 भारत का संविधान का अनुच्छेद कहता है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता, तो दासता नहीं स्वीकार की जा सकती। इस तरह से अरस्तु के ये विचार स्वीकार नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा विचार अरस्तु का नागरिकता से संबंध नहीं है? अरस्तु का कौन सा विचार? ए, अरस्तु सीमित नागरिकता का पक्षधर था। अरस्तु कुछ ही लोगों को नागरिक मानता था, क्योंकि वह महिलाओं, दासों और विदेशियों को नागरिक नहीं मानता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अरस्तु का नागरिकता से जुड़ा विचार है। जो प्रशासनिक और राजकीय कार्य करते उनको ही नागरिक मानता था। अरस्तु का मानना था जो राजनीतिक और प्रशासनिक राजकीय कार्य करते हैं वही नागरिक हैं। जो श्रम करते हैं उनको नागरिक मानने का पक्षधर नहीं था। अरस्तु की नागरिकता शासन भागीदारी पर आधारित है, जबकि वर्तमान में नागरिकता अधिकारों पर आधारित है। अरस्तु की नागरिकता थी वो शासन क्रिया में भागीदारी पर आधारित थी। अरस्तु संपत्ति और स्त्री के साम्यवाद की नागरिकता का समर्थन करता है। तो मित्रों, अरस्तु का ये विचार नहीं है। ये संपत्ति और स्त्री का साम्यवाद ये प्लेटो का विचार है। प्लेटो ने परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का विचार दिया था, जबकि अन्य विचार अरस्तु के नागरिकता से संबंधित हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अरस्तु सीमित नागरिकता का समर्थक था। महिलाओं को, दासों को नागरिक नहीं मानता था और प्रशासनिक और राजकीय कार्य करते उन्हीं को नागरिक मानता था। और अरस्तु की नागरिकता शासन में भागीदारी पर आधारित थी, लेकिन परिवार और संपत्ति का साम्यवाद ये प्लेटो का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्यों होती है? अरस्तु ने क्रांति पर भी विचार दिए थे। क्रांति क्यों होती है राज्य में? अरस्तु का मानना था गरीबों में समान होने की आकांक्षा। जो गरीब लोग होते हैं वह संपत्ति का सृजन करना चाहते हैं, संपत्ति संचित करना चाहते हैं। इस तरह से वो समान होना चाहते हैं। भी धनवानों में विषमता बनाए रखने की स्वतंत्रता, धनवान विषमता बनाए रखने की नीति का पालन करते हैं। धनवान विषमता बनाए रखने की नीति होती है और गरीब समान होने की आकांक्षा रखते हैं, बराबर होना चाहते हैं। असमानता, अन्याय और भ्रष्टता, असमानता, अन्याय और भ्रष्टता के कारण भी क्रांति होती है। इस तरह से अरस्तु के अनुसार देखा जाए इन सभी कारणों से क्रांति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, गरीबों में समान होने की आकांक्षा होती है इसलिए क्रांति होती है। धनवानों को विषमता बनाए रखने की नीति का क्रांति होती है। असमानता, गैर बराबरी और भ्रष्टता, दुर्व्यवहार, इसके कारण भी क्रांति होती है। इस तरह से मित्रों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्रांति क्यों होती है? अरस्तु का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अरस्तु के अनुसार क्रांति को रोकने के उपाय क्या हैं? क्रांति को कैसे रोका जाए? तो अरस्तु के इस पर क्या विचार है? मध्यम वर्ग का शासन और शासकों का जनता से अच्छा व्यवहार।
अरस्तु का मानना था कि मध्यम वर्ग का शासन हो, न तो उच्च कुलीन वर्ग को शासन सत्ता सौंपी जाए और न ही निम्न वर्ग को, बल्कि मध्यम वर्ग को शासन सत्ता सौंपी जाए और शासकों का जनता से अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कानून का पालन और विषमता की समाप्ति। अगर सभी कानून का पालन करेंगे और असमानता और विषमता समाप्त हो जाएगी तो संभवतः क्रांति नहीं होगी। सी, शिक्षा पद्धति द्वारा व्यक्तियों में सद्गुणों का विकास किया जाए। ऐसी शिक्षा प्रणाली दी जाए जिससे व्यक्तियों में सद्गुणों का विकास हो, तब भी क्रांति नहीं होगी। इस तरह से ये सभी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रांति को कैसे रोका जाए? मध्यम वर्ग का शासन हो, असमानता और भ्रष्टता बंद की जाए, अच्छी शिक्षा पद्धति दी जाए और सभी कानून का पालन करें। क्वेश्चन 11, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? क्या है क्रांति? अरस्तु का मानना था शासन सत्ता में और संविधान में परिवर्तन क्रांति है। शासन प्रणाली और संविधान में परिवर्तन क्रांति है, ऐसा मानना था अरस्तु का। शासन प्रणाली और संविधान परिवर्तन हो जाता है तो इसे अरस्तु क्रांति कहता है। दास्ता को बनाए रखना। अरस्तु दास्ता का समर्थक था। ठीक है स्टूडेंट्स, अरस्तु दास्ता का समर्थक था। उसका मानना था दास्ता प्राकृतिक होती है, इसमें वरिष्ठ का कनिष्ठ पर शासन होता है। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, शिल्पकारों को नागरिकता नहीं देना चाहता था। अरस्तु सीमित नागरिकता का समर्थक था। श्रेष्ठ का अधीन पर या वरिष्ठ का कनिष्ठ पर शासन होता, ऐसा अरस्तु का मानना था। लेकिन क्रांति क्या है तो हम जानेंगे मित्रों। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है? शासन प्रणाली और संविधान में परिवर्तन क्रांति है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ए सही हो जाएगा। शासन प्रणाली में और संविधान होने वाला परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु ने कुल 6 शासन प्रणाली बताई थी। कौन कौन सी थी? 3 श्रेष्ठ थी और 3 विकृत थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से अरस्तु कुल 6 शासन प्रणाली की चर्चा करता है और इन शासन प्रणालियों में चेंजिंग होती है, बदलाव होता है, वो क्रांति है। यह संविधान में परिवर्तन होता है, वह क्रांति है। जैसे राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र, ये अरस्तु ऐसे एक अभिजात तंत्र, इस तरह से कई प्रणाली बताई है उसने। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पॉलिटी और लोकतंत्र बाद में बात चर्चा की है। उसने पॉलिटी के शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। किसके शासन को? अरस्तु ने पॉलिटी के शासन को सबसे अच्छा शासन माना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अरस्तु के अनुसार विधि क्या है? कानून क्या है? अरस्तु कैसे कहता है कानून है ये? अरस्तु ने कानून की परिभाषा कैसे मानी है? अरस्तु का मानना था विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। विधि क्या है? युग युग के अनुभव की, परंपराओं की, रीति रिवाजों की संचित निधि। इस तरह से परंपरा और रीति रिवाजों को वो कानून मानता है। विधि वासना रहित विवेक है। विधि क्या है? लॉ, कानून क्या है? वासना रहित विवेक। इस तरह से विवेकपूर्ण आदेश होते हैं, वो भी विधि का महत्व रखते हैं। विधि सद्गुण का पर्याय है जो शासक और शासित दोनों में समान रूप से लागू होती है। इस तरह से अरस्तु विधि का शासन, अरस्तु विधि का शासन का समर्थक था। क्योंकि विधि का शासन क्या होता है? विधि के शासन में शासक और शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। इस तरह से विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। रीति रिवाज और परंपरा भी इसी श्रेणी में आती है। विधि वासना रहित विवेक है और विधि सद्गुण का पर्याय है और जो शासक और शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, अरस्तु के संबंध में क्या सत्य है? अरस्तु के संबंध में क्या सत्य है? ए अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। मित्रों, अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र और सर्वोच्च विज्ञान माना। इसने राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र और सर्वोच्च विज्ञान माना था। इस तरह से अरस्तु के अनुसार राजनीति क्या है? एक स्वतंत्र विषय है, मास्टर साइंस है और इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। बी, अरस्तु को संविधानवाद का पिता माना जाता है। मित्रों,
अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। और संवैधानिक शासन प्रणाली क्या है, विधि का शासन कैसे लागू किया जाए, तो इस तरह से अरस्तु को संविधानवाद का भी पिता माना जाता है। इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी थी। सी, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। मित्रों, अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। इस तरह से अरस्तु को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर माना जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर और पॉलिटिकल साइंस का फादर माना जाता है अरस्तु को। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से देखा जाए तो ये उपरोक्त सभी सही होगा। अरस्तु के संबंध में ये सभी सत्य हैं, क्योंकि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है, अरस्तु को संविधानवाद का पिता माना जाता है, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अरस्तु की शासन प्रणाली के संबंध में कौन से विचार सत्य हैं? अरस्तु के शासन प्रणाली के संबंध में कौन से विचार सत्य हैं? ए, अरस्तु ने 6 शासन प्रणालियों में 3 अच्छी और 3 विकृत प्रणाली बताई। मित्रों, अरस्तु ने कुल 6 शासन प्रणाली बताई थी, उसमें से 3 अच्छी बताई थी और 3 विकृत बताई थी। ये संख्या के आधार पर और सद्गुण के आधार पर निर्धारित किया था। यदि एक व्यक्ति शासन करता है और अच्छा शासन है तो उसको उसने नाम दिया था राजतंत्र, और इसी का यदि बुरा शासन है तो उसने नाम दिया निरंकुश तंत्र। इस तरह से संख्या के आधार पर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो राजतंत्र निरंकुश तंत्र अंतर यह है कि राजतंत्र अच्छा है यदि जनता के हित में कार्य करे, और निरंकुश तंत्र खराब है यदि स्वहित में काम करे, राजा अपने हित में काम करे, तो वह निरंकुश तंत्र है। इसी तरह से अभिजात तंत्र, एक कुछ व्यक्तियों का शासन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभिजात तंत्र क्या होता है? एक कुछ व्यक्तियों शासन होता है, ये जनता के हित में काम करें तो अभिजात तंत्र, और निजी हित में काम करें तो इनको धनिक तंत्र कहा जाता है। धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको वर्ग तंत्र कह देते हैं या धनिक तंत्र कह देते हैं। इसी तरह से यदि जनता के हित में बहुत सारे लोग काम करें तो उसे पॉलिटी का शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटी। और अपने निजी हित में काम करें तो अरस्तु ने इसे लोकतंत्र कहा है, और अरस्तु का मानना था लोकतंत्र में भीड़ का बाहुल्य होता है। इस तरह से अरस्तु के हिसाब से देखा जाए तो व्यवहारिक तौर पे पॉलिटी का शासन सबसे अच्छा होता है, लेकिन सैद्धांतिक आधार पर राजतंत्र का शासन अच्छा होता है। लेकिन लोकतंत्र को अरस्तु ने सबसे निकृष्ट बुरा शासन माना था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पॉलिटी या बहुतंत्र इसको व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर अच्छा शासन माना था। इसमें दूसरा आधार देखा जाए शासन प्रणाली के संबंध में, अरस्तु ने 6 शासन प्रणाली बताई, 3 अच्छी 3 बुरी। अरस्तु ने व्यवहारिक दृष्टि से पॉलिटी के शासन को अच्छा माना था। व्यवहारिक आधार पर पॉलिटी का शासन, संवैधानिक बहुतंत्र का शासन अच्छा माना था। अरस्तु ने राजतंत्र को सैद्धांतिक आधार पर अच्छा माना था। सैद्धांतिक आधार पर राजतंत्र, व्यावहारिक आधार पर पॉलिटी। इस तरह से देखा जाए मित्रों तो अरस्तु के ये सभी शासन प्रणाली संबंधी विचार हैं, उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, अरस्तु का विशेष न्याय क्या है? अरस्तु ने न्याय का सिद्धांत दिया था, वह विशेष न्याय क्या है? ए, संशोधनात्मक न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय। ये संशोधनात्मक न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय क्या है? यदि कोई कानून का विधि का पालन नहीं करता है तो आचरण को सुधारने के लिए दंड देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अपराध करता है तो उसके अपराध को सुधारने के लिए उसे दंड दिया जाता है, इसे संशोधन न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय कहा जाता है। बी, वितरण न्याय। ये वितरण न्याय क्या है? व्यक्ति जितने समाज में अपना योगदान देता है उसी के हिसाब से उसे पद, सेवा, लाभ का वितरण किया जाए। इस तरह वितरण न्याय क्या है? पद, सेवा या पुरस्कार का समानुपातिक वितरण। इसका अर्थ है व्यक्ति समाज में अपना कितना योगदान देता है, जितना समाज में योगदान देता है उतना ही उसको पद, सेवा या पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इसे समानुपातिक वितरण न्याय का सिद्धांत कहते हैं। ये अरस्तु का न्याय का सिद्धांत है। अरस्तु समानुपातिक समानता का समर्थक था। मित्रों, अरस्तु इस तरह से, अरस्तु किसका समर्थक था? समानुपातिक समानता का।
इस तरह संशोधन न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय ये अरस्तु का है। वितरण न्याय, पद सेवा पुरस्कार का समानुपातिक वितरण ये भी अरस्तु का है। अरस्तु समानुपातिक समानता का समर्थक था, ये सही है। इस तरह से मित्रों इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी उपरोक्त विचार अरस्तु के हैं, ये न्याय से संबंधित हैं। न्याय से संबंधित अरस्तु का विचार है वितरण न्याय और संशोधनात्मक न्याय। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मित्रों रीडिंग कैपिटल एकेडमी आपको पॉलिटी का थिंकर और पॉलिटी का कॉन्सेप्ट, संविधान, राज्य व्यवस्था, हिंदी आदि से आपको वीडियो लाइव और अपलोड कर रिकॉर्डेड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।